सुप्रभात बच्चों। आज एलिट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल में हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और आज व्याकरण का शीर्षक पढ़ने वाले हैं वाक्य। बच्चों, जब सर्वप्रथम हमने कक्षा में व्याकरण का शीर्षक प्रारंभ किया था तो वह था हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण। व्याकरण के कुल हमने 3 अंग किए थे: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्णों के सार्थक समूह से हमने शब्द बनाए थे और आज हम पढ़ रहे हैं वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं और जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इन्हें पद बोला जाता है। इन्हें पद बोला जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो वह वाक्य होता है। यहाँ हमने वाक्य लिया है उदाहरण के लिए, सत्य की विजय होती है। बच्चों, एक होता है वाक्यांश। वाक्यांश शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, वाक्य जुनू अंश अर्थात वाक्य का हिस्सा, वाक्य का एक टुकड़ा। ये समूह तो होता है जिसका अर्थ भी निकलता है, लेकिन इसका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए हम इन्हें वाक्यांश कहते हैं, अर्थात वाक्य का एक अंश। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए हम इन्हें वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश उदाहरण के लिए हमने यहाँ देखो वाक्य लिए हैं, सत्य की विजय होती है। सत्य होती है की विजय, अर्थात यदि मैं यहाँ पर इस नीचे वाले वाक्य के लिए अर्थ निकालना चाहूं तो इसका अर्थ नहीं निकलता। इसका अर्थ नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि जो वाक्य है उसके जो पद लिखे गए हैं वे हमारे एक नियमानुसार नहीं है। नीचे वाले वाक्य में हमारा सत्य अपने निश्चित स्थान पर है, लेकिन होती है ये हमारी क्रिया है जो कि हमारी क्रिया सबसे अंत में आती है, इसलिए हमारा ऊपर वाला वाक्य है वो हमारा उचित है, इसीलिए सत्य की विजय होती है। बच्चों, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। हर वाक्य में बच्चों एक कर्ता और क्रिया होना आवश्यक है, और यदि क्रिया सकर्मक है तो उसमें कर्म का होना भी आवश्यक है, अर्थात जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाएगी उसे विधेय कहते हैं, अर्थात उद्देश्य के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वह हमारा विधेय के अंतर्गत आता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। मोहन प्रयाग में रहता है, तो मोहन क्या हो गया? हमारा कर्ता, और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? मोहन के बारे में, तो इसमें मोहन हमारा उद्देश्य है और मोहन के द्वारा जो भी क्रिया हो रही है वह विधेय, अर्थात वह कहाँ रहता है? प्रयाग में, तो यह कहलाता है हमारा विधेय। आगे पढ़ते हैं हम वाक्य के भेद, कि वाक्य को हम कितने भागों में, कितने भेदों में बांट सकते हैं। बच्चों, वाक्य के सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर भेद पढ़ते हैं। वाक्यों को हम 2 आधारों पर बांटेंगे, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, यानी 8 प्रकार के वाक्य हमारे व्याकरण में होते हैं। पहला विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। आइए इनको विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। सबसे पहले विधानवाचक।
वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, भारत एक देश है। पहला वाक्य, राम के पिता का नाम दशरथ है। दूसरा वाक्य, और दशरथ अयोध्या के राजा हैं। ये हमारा विधानवाचक। अगला उदाहरण हमारा निषेधवाचक। निषेध का अर्थ होता है नहीं। जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। तो यहाँ पर निषेधात्मक वाक्य हमारा प्रकट होता है। अगला है हमारा प्रश्नवाचक। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। और इन वाक्यों के अंत में हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, भारत क्या है, राम के पिता कौन हैं, दशरथ कहाँ के राजा हैं। अर्थात ये हमारे प्रश्न हैं और इनके पश्चात हमें इनका उत्तर भी देना होता है। तो ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला है आज्ञावाचक। आज्ञा का अर्थ होता है कहना, किसी से कुछ करने के लिए कहना। तो वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाए वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, शांत रहिए, या कृपया शांति बनाए रखें। अर्थात हम किसी से कार्य करने के लिए कह रहे हैं। तो ये हमारे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। अगला है हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मय मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। विस्मय अर्थात जो हमारे मन के भावों को प्रकट करते हैं। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, आह कितना सुंदर उपवन है। अर्थात ये हमारे मन के प्रसन्नता के भाव को प्रकट कर रहा है। ओह कितनी ठंडी रात है, ये अनुभूति करा रहा है मौसम के ठंडे होने की। वल्ले हम जीत गए, ये भी हमारी खुशी का अनुभव, खुशी की अनुभूति को प्रकट कर रहा है। इसीलिए ये विस्मयादिवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। अगला है इच्छावाचक। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिनमें कोई कामना, जिनमें कोई इच्छा प्रकट की जाती है वे हमारे इच्छावाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष मंगलमय हो। दोनों ही वाक्य हमारे मन की इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, मन की भावना, हमारे मन की कामना को प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए यह इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत रखे गए हैं। अगला संकेतवाचक वाक्य। संकेत का अर्थ होता है बच्चों इशारा। अर्थात जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। हम एक दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं, तुम्हारा स्थान यह है। अर्थात हम एक दिशा, एक स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे संकेतवाचक वाक्य हैं। अगला और अंतिम है हमारा अर्थ के आधार पर संदेहवाचक। संदेह का अर्थ होता है बच्चों किसी भी चीज़ के लिए संदेह, शंका व्यक्त करना। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, क्या वह यहाँ आ गया? अर्थात हमें निश्चित नहीं पता, हमें शक है, शंका है, संदेह है कि वह आया है या नहीं, हम अनुमान लगा रहे हैं। क्या उसने अपना काम कर लिया? इसलिए यह हमारा संदेहवाचक वाक्य है। बच्चों, ये थे हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद।
रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, अर्थात अर्थ के आधार पर 8 और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है हमारा सरल या साधारण वाक्य। इन वाक्यों में एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, यानी ये सरल वाक्य हैं जिसमें एक ही विधेय है, वह हमारा सरल वाक्य कहलाता है। अगला है रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य। बच्चों, संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ना। तो जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, वह सुबह गया। एक सरल वाक्य हमारा यहाँ समाप्त हो गया, जिसमें हमारा एक विधेय है, और दूसरा शाम को लौट आया, अर्थात दूसरा विधेय लौट आया, विधेय यहाँ प्रारंभ हो गया। और शब्द के द्वारा हमारा समुच्चय बोधक लगा है, जिससे एक ही दो वाक्यों में बट जाएगा और 2 वाक्य एक वाक्य में जुड़ जाएंगे और शब्द के द्वारा, और हमारा यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय है, इसलिए यह हमारा संयुक्त वाक्य है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। अप्रिय बोलो, ये हमारा आधा पर समुच्चय बोधक शब्द लगा है, असत्य नहीं, ये हमारा दूसरा वाक्य जो हमारा एक हो गया। तो ये होते हैं हमारे संयुक्त वाक्य। अगला है हमारा रचना के आधार पर और अंतिम मिश्रित या मिश्र वाक्य। इसको हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं भी होती हैं। उदाहरण से समझते हैं, ज्यों ही उसने दवा पी, हमारा यहाँ समाप्त हो गया। ज्यों ही उसने दवा पी गई, पी, वह सो गया, यानी एक प्रधान वाक्य। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यहाँ पर यदि परिश्रम करोगे हमारा प्रधान वाक्य। तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। मैं जानता हूँ, ये हमारा प्रधान वाक्य। लेकिन क्या जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर, आपके जो वर्ण हैं वह अच्छे नहीं बनते। इसके द्वारा इस वाक्यों को मिश्र कर दिया गया, मिश्रित कर दिया गया, मिला दिया गया। तो ये कहलाते हैं हमारे मिश्रित वाक्य। तो बच्चों, ये था हमारा आज का शीर्षक वाक्य। आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आज के लिए आपका गृह कार्य रहेगा प्रश्न नंबर 5 और 7 वाक्य के शीर्षक में आप पूर्ण करेंगे। और इसके आगे का शीर्षक आपका दिया गया है, वाक्य के बाद ही आपका एक शीर्षक दिया गया होगा वाक्य शोधन। उसमें भी आपके वाक्य शोधन यानी जो वाक्य हमारे अशुद्ध होते हैं उनको शुद्ध करना समझाया गया है। उसको हम कक्षा में, लाइव कक्षा में हम पढ़ेंगे और समझेंगे, जिनके लिए उसका प्रश्न नंबर 1 और अंतिम प्रश्न आप गृह कार्य में करेंगे। उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। पढ़ने के बाद वो वाक्य शोधन आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं और हम उन्हें किस प्रकार दूर करते हैं। ये हम कक्षा में पढ़ेंगे और समझेंगे। और ये दोनों ही शीर्षक आपके यूटी सेकंड में आ रहे हैं, इसलिए आप इनकी तैयारी भली प्रकार करें। आज के लिए इतना ही और शीर्षक आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।